हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है कहानी का प्लॉट और इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। पहले हम लोग समझेंगे लेखक का परिचय। ठीक है, लेखक शिव पूजन सहाय जी का परिचय, कहाँ इसका जन्म हुआ, इसके माता पिता कौन थे, ये क्या क्या उपलब्धि हासिल किए, क्या क्या इसका डिग्री हासिल था, ठीक ना, कहाँ तक पढ़े, कब इसकी मृत्यु हुई, ये सब हम पहले लेखक का परिचय समझेंगे। और देखते हैं तो क्या लेखक शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय। ठीक ना, लेखक का जीवन परिचय। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है? क्या बोलेगा? शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। और इसका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय जैसे तुमको पूछेगा, पहले जन्म, मतलब कि शिव पूजन सहाय का मानो जन्म कहाँ हुआ था, ठीक ना। शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, पॉइंट वाइज लिख दो इसमें। शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय। ठीक, तो ये शिव पूजन सहाय अपना बिहार के ही थे। कहाँ के थे? बिहार के, ठीक ना। यहाँ लिखो, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, शिव पूजन सहाय का जन्म शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बक्सर बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था, ठीक ना। अब कुछ बच्चा देखो इतना एड्रेस देकर कंफ्यूज हो गया होगा, सर एक आदमी का जन्म ऐसे कैसे होगा इतना जगह, ठीक ना। देखो बिहार क्या राज्य है, बक्सर क्या जिला, ये गांव है। तो हम लोग अपना एग्जाम्पल एक समझते हैं। जैसे हमारा जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के धमदाहा में हुआ है। हम लोग का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के धमदाहा में हुआ है। इसी तरह से पूजन सहाय का जन्म बिहार राज्य के बक्सर जिले के उनवास में हुआ था। उनवास हो गया गांव का नाम, और उनवास गांव किस जिला में आता है? बक्सर जिला में, ठीक ना। और बक्सर किस राज्य में है? बिहार राज्य में, ठीक। पूछेगा उसके बाद शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 1893 ईस्वी में, ठीक ना। 1893 ईस्वी में शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था। उनके बचपन किसका बुक है मिटा हुआ है? किसका बुक है? पूरा मिटा हुआ है। उसको लिखेंगे, ठीक ना। दूसरा पॉइंट कि शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। ठीक, इसको बचपन में सब क्या क्या कर पुकारते थे? भोलानाथ। तो लिख दो यहाँ पे शिव पूजन। यस कमिंग। शिव पूजन शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। क्या नाम था इसका बचपन का? भोलानाथ। इसको बचपन में सब भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ था। हल्ला मत करो। अब देखो आगे दिया, 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में क्या दिया है? बनारस की अदालत में नकलनवीस, ठीक है बढ़िया, नकलनवीस की नौकरी की। नकलनवीस की नौकरी की। 10वीं मतलब मैट्रिक, ठीक ना। मैट्रिक पास करने के बाद शिव पूजन सहाय ने किसका नौकरी किया था? नकलनवीस का, ठीक ना, नकलनवीस का। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। फिर बाद में वे क्या हुए? हिंदी के टीचर बन गए। कौन बन गए? शिव पूजन सहाय। बाद में किसके टीचर बन गए? हिंदी के टीचर बन गए, ठीक। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया।
जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए उस समय क्या हुए, शिवपूजन सहाय क्या किए, नौकरी से अपना त्याग दे दिए। ठीक है ना, नौकरी छोड़ दिए। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। ठीक ना, शिवपूजन सहाय अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित थे, मतलब इसको बहुत सा सम्मान हासिल हुआ था और लोग इसका बहुत इज्जत किया करते थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माथुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया था। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे अब शिवपूजन सहाय ने, अगला पॉइंट लिखेंगे, शिवपूजन सहाय ने शिवपूजन सहाय ने जागरण कोमा हिमालय, माधुरी दिया है, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। तो पत्रिका का मतलब होता है, मान के चलो कि एक तरह अखबार। ठीक है, क्या होता है, अखबार या न्यूज पेपर। तो जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक, ये सब न्यूज पेपर का नाम है, जिसका संपादन किसने किया था, शिवपूजन सहाय ने किया था। किसने किया था, शिवपूजन सहाय ने। तो ठीक ना, आगे देखो फिर इसमें, इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। ठीक ना, हिंदी का बहुत एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जो कि हिंदी भाषा में लिखा था, उसका नाम था मतवाला। ठीक, तो पूछेगा कि हिंदी का प्रतिष्ठित पत्रिका कौन सा था, मतवाला। कौन सा था, मतवाला। मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। ठीक ना, पूछेगा लेखक का देहांत कब हो गया, 1963 ईस्वी में। ठीक है ना, कि शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई, 1963 ईस्वी में। देखो सन 1963 ईस्वी में शिवपूजन सहाय का देहांत हो गया। शिवपूजन सहाय का क्या हो गया, जय हिंद जय भारत। ठीक ना, देहांत हो गया। देहांत हो गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। ठीक ना, अभी जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद हम लोग सुनते हैं वो इन्हीं का देन है, शिवपूजन सहाय जी का। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। ठीक ना, ये इस समय समझो कि इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि उसको अपने आप में लिखने का बहुत ही कम समय मिलता था। देहाती दुनिया उसका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। ठीक ना, पूछेगा कि देहाती दुनिया, देहाती कौन सा दिया है, ठेठ है, ठेठ। पूछा देहाती दुनिया किस भाषा में लिखा गया था, देहाती दुनिया किस भाषा में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था ठेठ भाषा में। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, देहाती दुनिया क्या है, एक उपन्यास है। ठीक ना, देहाती दुनिया क्या है, एक उपन्यास है। पूछेगा या फिर पूछेगा ऐसे भी, देहाती दुनिया किसकी रचना है, तो शिवपूजन सहाय की। देहाती दुनिया के लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया क्या है, एक उपन्यास है। देहाती दुनिया
देहाती दुनिया शिव पूजन सहायिका, शिव पूजन सहायिका, देहाती दुनिया शिव पूजन सहायिका एकमात्र उपन्यास है। ये देहाती दुनिया मात्र जन एक शिव पूजन सहाय एक ही उपन्यास लिखे हैं और उस उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। क्या नाम है? देहाती दुनिया, एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश पर आधारित था, ठीक ना। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है। कहानी का प्लॉट और मुंडा माल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी तथा साहित्य की श्रीवृद्धि की है, ठीक ना। आगे देखो, विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते चले गए, ठीक ना। पूछेगा इसकी रचना कौन कौन सी है, जैसे विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, ये सब इसके पुस्तक है। किसके पुस्तक हैं? शिव पूजन सहायक के, ठीक ना। ये सब किताब यही लिखे हैं। इसके अलावा सैकड़ों मतलब 100 से भी ज्यादा निबंध हैं, लेख हैं, ठीक। उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है, ठीक है। शिव पूजन रचनावली इस नाम से क्या है, तो ये पब्लिश किया गया है। अब देखो, ये जो कहानी पढ़ने वाले, कहानी का प्लॉट, ठीक ना। तो इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह और विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस कहानी में वृद्ध विवाह, बूढ़े जो क्या करते हैं, फिर से शादी कर लेते हैं ना, उसके बारे में दिखाया गया है। दहेज जो लेता है उसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक ना। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है, ठीक ना। इसमें एक भगजोगनी नाम की लड़की है, ठीक, एक भगजोगनी नाम की लड़की है, ठीक ना, जिसको एक बूढ़ा से शादी कर दिया जाता है। और बूढ़ा तो जानवे करता है कि एज तो पहले ज्यादा था, ये लड़की थी जवान जहान, तो बूढ़ा उसका पति पहले मर जाता है, ठीक ना। और मर जाने के बाद समझो कि इसका भाग्य इतना फूटता है कि इसको अपने सौतेले बेटे से शादी करना पड़ता है। इसका दूसरा शादी जो है अपने सौतेले बेटे से होता है। अब कहानी को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो, हम लोग जो कहानी का प्लॉट, अब कहानी समझेंगे, ठीक ना। हेडिंग का कहानी में से, मतलब कहानी में से पॉइंट बनेगा, ठीक। अब ध्यान से कहानी समझो। क्या कहानी का प्लॉट पूछेगा, कहानी का प्लॉट पाठ क्या है? कविता, कहानी, एकांकी, निबंध, उपन्यास, ये पाठ एक कहानी है। क्या है? कहानी। इसमें दिया गया है, मैं कहानी लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, ठीक ना। लेखक कहते हैं कहानी लिखने की प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए, ठीक ना। कहानी लेखक को कैसा होना चाहिए? कला मर्मज्ञ होना चाहिए। और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। अरे हल्ला मत करो, करे ना। लेखक क्या करे? मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे, ठीक। अब देखो, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गंवारू है, सुनकर आप खिनाएंगे, ठीक ना। लेखक कहते हैं कि मेरे गांव के बगल में एक छोटा सा गांव है, ठीक ना। मेरे गांव के बगल में क्या है? छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम इतना ज्यादा खराब है कि आप लोग यदि सुनेंगे ना तो हंसेंगे, पूरा जाके घिना देंगे पकड़ के। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वह इस संसार में नहीं है, ठीक। बोले मेरे गांव के बगल में जो एक छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव में एक बूढ़ा मुंशी रहा करता था, ठीक है। अब बूढ़ा मुंशी इस दुनिया में नहीं है, ठीक ना। बूढ़ा मुंशी इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ ना जापू, ठीक ना। उस बूढ़े मुंशी का क्या नाम था?
अनबिल आखर अर्थ ना जापू। ठीक, अनबिल आखर अर्थ ना जापू ये बूढ़े मुंशी का नाम था, इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। ठीक ना, कहता इसलिए मैं उसका नाम जो है किसी के सामने बताने से हिचकता हूँ। खैर उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उस मुंशी जी का एक बेटी था जो बेटी की उसकी अभी तक इस दुनिया में है। ठीक ना, उनका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा। बोला हाँ हटाइए, बेटी का नाम सुन के क्या कीजिएगा। ठीक ना, बेटी का नाम सुनकर क्या कीजिएगा। मैं बताऊंगा भी नहीं। बोला आप सुनिएगा भी नहीं और मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। ठीक ना, कहता उसका असली नाम, हकीकत का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बार बार जो लड़की का चर्चा जो होगा उसके लिए उसका एक नाम मान लेते हैं। एक नाम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक ना, एक कल्पित नाम रख लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी। क्या नाम दिया, भगजोगनी। ठीक ना, देहात की घटना है इसलिए देहाती नाम ही अच्छा रहेगा। खैर आगे बढ़िए। और ये घटना कहाँ की है, बिहार की, देहात की है। ठीक ना, देहात की घटना है तो देहात में जो लोग ऐसे सब नाम रखता है, भगजोगनी, ठगजोगनी। ठीक ना, तो बोला चले वो लड़की का ओरिजिनल नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बार बार चर्चा होगा इसलिए उसका एक नाम मान लिया। क्या मान लिया, भगजोगनी। जुगनी नहीं, जोगनी। ठीक ना, भगजोगनी। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। ठीक ना, जो मुंशी जी मर गए अब इस दुनिया में नहीं है, उसका बड़ा भाई क्या था, पुलिस दरोगा था। यहाँ लिख लो पहला पॉइंट, कहानी से पहला पॉइंट क्या निकला कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, पुलिस दरोगा थे। ठीक ना, पुलिस मुंशी जी के, हल्ला मत करो, कहानी समझेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। पुलिस दरोगा थे। मुंशी जी का जो बड़ा भाई था वो क्या था, पुलिस दरोगा था। और ये बात बता दिया कि मुंशी जी अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक ना, आगे समझो। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वाला की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वाले की है, इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। ठीक ना, कहते कि उस जमाने में दरोगा थे, जिस समय के समझो कि चपरासी का नौकरी पाना भी बहुत मुश्किल था। ठीक ना, जिस समय लोग जो अंग्रेजी समझो उतना ही आदमी जानते थे जितना कि अभी के टाइम में आदमी धर्मशास्त्र जानते हैं, बड़ा ऊंचा प्राप्त था। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील रहने वाले भी नहीं कमाते। तो वो दरोगा जो 8-10 पैसा के बुक कोई खरीदा होगा जिसका नाम है करीमा खालिक बारी, करीमा खालिक बारी, ये बुक पढ़कर ठीक है ना इतना रुपए कमाया है कि जो कि आज के समय में जो है कॉलेज और अदालत में भी पढ़ के जो है बड़ा बड़ा वकील भी नहीं कमाएगा जितना कमाया। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक डाला। ठीक ना, मतलब कमाया लुटाया, बस कुछ भी आगे अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे पोतों के लिए नहीं रखा। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी जो महज 7 रुपये की थी। ठीक ना, तो बुढ़ऊ मरा तो अपना एक घोड़ा छोड़ के गया। घोड़ी कितना रुपए में बिकती, 7 रुपया में। ठीक ना, घोड़ी की कीमत कितनी थी, 7 रुपए में। तो उसके पास क्या बचा था, ठीक ना, दरोगा जी के पास एक वो तो चलिए बस से। ठीक, और मुंशी जी भी इस दुनिया में नहीं है। ठीक ना, यानी कि दोनों भाई चल गया, बड़ा भाई दरोगा, छोटा भाई मुंशी, दोनों चल गया। और मुंशी जी की एक बेटी है भगजोगनी, उसके बाद दरोगा के घोड़ा बचा है। घोड़ी कितना का है, मात्र 7 रुपये का। ठीक ना, मगर कान काटती थी। बोला है तो 7 रुपये, कमाल करती है। कान काटे मतलब असली में कैची लेकर आया, घोड़ा बस पकड़ कान को उड़ा दिया। ठीक ना, मतलब कमाल की थी। तुर्की घोड़ों की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी ना, घोड़ा जो इतना तेज था समझो बारूद का पुड़िया था। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको निबुआ नून चटा दिया। बड़ा बड़ा अंग्रेज सोचते रह गए कि हम जो है ना, कि अंग्रेजों के जमाने की कहानी है कि हम उस घोड़ा को लेंगे, घोड़ी को लेंगे। ये सबको क्या ये जो है पूरा मतलब कि चकमा दे दिया, किसी को भी घोड़ा नहीं दिया।
इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई, लेकिन आखिर दम तक वे अफसरों के घपले में ना आए। उन्होंने बोला इसी घोड़ी का वो चाहते तो करोड़ों में खेल सकते थे, ठीक, बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते थे, लेकिन इसी घोड़े का वो तरक्की नहीं किए और अफसरों के घपले में नहीं आए। घपले करने का मतलब हुआ कि बेईमानी कमाई में, घूसखोरी में नहीं आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा ही रह गए, सिर्फ अपनी घोड़ी की मोहब्बत से, ठीक ना। बोला हर एक तरह से वो काबिल थे, ठीक ना, बहुत ज्यादा काबिल थे, ठीक, बहुत होशियार थे, फिर भी वो अधिक तरक्की नहीं कर पाए और दरोगा ही रह गए। दरोगा एसपी भी नहीं बन पाए, केवल अपने घोड़ी के मोहब्बत से, मतलब इतना घोड़ा भी चाहते थे। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। नहीं कहता जिसको जितना ज्यादा तुम ये प्यार करो उतना ज्यादा क्या होता है, सर पे चढ़ता है, ठीक ना। तो घोड़ी को भी खूब चाहता था। घोड़ी क्या किया, उसको अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। कौन करा दिया? घोड़ी करा दिया, ठीक ना। मुंशी जी के मरने के बाद पूरा धूमधाम से गांव में चला, लंगर चला, भंडारा चला, श्राद्ध करवा दिया महाराज खुशी में। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जिमता, ठीक ना। बोला गया कि अगर, ठीक ना, कि अगर जो है तो क्या कहा गया कि यदि समझो वो घोड़ा को भी यदि बेच दिया होता, ठीक ना, यदि घोड़ी को भी बेच देता तो उसके नाम पे एक ब्राह्मण भी नहीं खाता। कि श्राद्ध बरखी कौन कराया? घोड़ी कराया। वो भी मान लो बेचिए देता तो क्या होता? दही चूड़ा ब्राह्मण को नसीब नहीं होता, ठीक ना। एक गोरे अफसर के हाथ खाकी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़ी भाई से उड़ीन हुए, ठीक ना। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उड़ीन हुए, ठीक। ये समझो, ठीक ना। उसका बड़का भाई जब बहुत ज्यादा ऋण लेके बैठा था, कर्ज सब लेके बचा हुआ था, ठीक है गुरुजी, समझो आगे। तो उसके बाद क्या दिया, ठीक ना, कि दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए। घी के दिए जलाने का मतलब हुआ कि जब तक दरोगा जी इसका बड़का भाई जिंदा था, मुंशी जी पुष्ट पैसा उड़ाया, ठीक ना। पूरा क्या किया? पैसा करी खूब उड़ाया। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे, ठीक ना। गांजा बढ़िया से बढ़िया सेंट डाल के खूब फूंकता था। उसके बाद चिलम कभी ठंडी में नहीं होने पाती थी, ठीक ना। समझो ठंड में कभी भी गांजा चिलम का कमी नहीं होता था। किसके जमाने में? दरोगा जी के जमाने में, अपने बड़े भाई के जमाने में। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दरोगा जी के बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा ही करता था, ठीक ना। कमाता दरोगा जी था, लेकिन उससे ज्यादा मस्ती कौन करता था? मुंशी जी। पुराने समझो ये कि अपना भाइयों का भैया थे, दरोगा जी का भी भैया थे। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। बहिया बह गई मतलब जब दरोगा जी का हो गया जय हिंद जय भारत, ठीक ना, तो हर जगह जो है उदासी आ गया। अब जो ये लोग रोड पे आ गया। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई, ठीक ना, कि सारी अमीरी क्या हो गई? घुस गई। देहाती कहानी है, देहाती तरीके से क्या किया गया है, लिखा गया है। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंड हो गई। बोला चिलम पे खाने नसीब नहीं हो रहा है। चूल्हा चक्की मतलब क्या? अब खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, चिलम तुम कहाँ से पिएगा? पहले खाना तो खा लो भरपेट। जो जीव एक दिन बटेर का शोरबा सुरखती थी, अब वह सराह कर मटर का सत्तू सरपेटने लगी है, ठीक ना। जो समझो कि 56 प्रकार का भोजन खाता था, आज मटर का दिन रात सत्तू चल रहा है, ठीक ना। जय सतगुरु महाराज की जय। सुबह सतगुरु, शाम सतगुरु, ठीक ना। मुंशी तेरे नाम सतगुरु, हर टाइम सतगुरु चलते रहता है। सतगुरु मतलब क्या? सत्तू, ठीक ना। चुपड़ी चपातियां चबाने वाला दांत अब चंद चने चबा कर दिन गुजारने लगे। चुपड़ी चपातियां मतलब वहाँ की, ठीक ना, वो मतलब बढ़िया आटा का रोटी सब खाता था, बढ़िया में खाना खाता था। अब चना का फक्की दे रहा है, कच्ची है, ठीक। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। थाना से जो कमाता है, ठीक ना, वो उसके बाद थोड़ा फूस मतलब लार, समझता लार, उसका ताप दोनों बराबर है, ठीक ना। लार से टिकता है बेसी देर नहीं। वैसे तो भैया तुम्हारा थाना में कमाया, घुस गया। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी को गांव जवार के लोग भी अपने नजरों से उतारने लगे। पहले इसका बहुत इज्जत हुआ करता था गांव में, मुंशी साहब मुंशी जी कहते थे। अब इसको लोग जो है घंटा वैल्यू नहीं देते हैं।
जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर पोशाक में लगाते, मतलब हम लोग इतना इतना सेंट मारते हैं ऐसे दाब के, ये हाथ कोभा मिले कि इसमें ऐसे लगाता था सेंट, ठीक ना। फिर ऐसे उछल दिया पकड़ के, ऐसे इत्र को ही सेंट कहते, ठीक ना। जो ऐसे कभी सेंट लगाता था, इत्र लगाता था, उन्हीं के अब रुखी रुखी देह में लगने के लिए चुल्लू में करवा तेल भी नहीं है, ठीक ना। पहले समझो पूरा सेंट ऐसे घसता था, आज समझो कि पूरा हाथ जो रूखा रूखा है, ठंड में देखता है ना कैसे हाथ सूख जाता है, वहाँ घसने के लिए भेसलिंग तो दूर की बात है, करवा तेल भी नहीं है, ठीक ना। इतना गरीबी आ गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है, लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए, ठीक ना। किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुआ करते थे, मतलब दरोगा जी जब थे, मुंशी जी का 4 से 5 बेटा था, 4 से 5 बेटा था, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए, मतलब सब बेटा का भी हो गया। जय हिंद जय भारत, ठीक ना। दरोगा जी गए, उसके साथ साथ इसका धीरे धीरे करके 4-5 बेटा भी खत्म होते चले गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, तब कोई खाने वाला ना रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापे भी कंधे दबाने लगे, तब कोख में खांच की तरह एक लड़की पैदा हो गई। कहने का मतलब है, जब 5 उंगलियां घी में थी, मतलब जब 5 जीवन अमीरी में चला था, ठीक ना। जब समझो कि बोकटा का बोकटा कोभा कवा इस तरह से देहाने मलता था, जब 56 प्रकार का भोजन खाता था, तभी खाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि 5 को बेटा था, 5 बेटों क्या हो गया, मर ही गया, ठीक ना। तो खाने वाला कोई नहीं था, पूरा रहीसी करता था। और जब पूरा गरीबी आ गया, तो उस गरीबी अवस्था में इसको एक बेटी हुई, ठीक ना। उसी बेटी का नाम है भगजोगनी, जिसका कहानी अब चलेगा, ठीक। एक बेटी हुई, ठीक ना। और तारीफ यह कि मुंशी जी को बदकिस्मती भी दरोगा की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी मूर्खता है। देखा कहते हैं, आज के जमाने में लड़की यदि किसी को पैदा हो गया, लड़की पैदा करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आज दहेज प्रथा चल रहा है। क्या चल रहा है? दहेज प्रथा चल रहा है। ऐसा गरीबों के लिए कहा गया, ठीक ना। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है? इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। अबला कहा गया नारी को। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है, ठीक ना। हर जगह स्त्री का भी जलवा है, पुरुष को पीछे छोड़ रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे, तब तो हमेशा लड़का ही पैदा होता था। एक बेटा हुआ, फिर बेटा हुआ, फिर बेटा हुआ, ऐसे करते करते 4 से 5 बेटे हुए। जब मटर का सत्तू पी रहा है, ठीक ना, तब बेचारे को एक लड़की हो गई। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती। सोचो उसका जीवन किस तरह से बीत रहा होगा, जो कभी मखमल का चादर ओढ़ता था, इतना ज्यादा अमीरी में जीवन यापन किया था। आज समझो, ठीक ना, फटा पुराना चादर भी ओढ़ने के लिए नहीं है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूवर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें कोई शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे का दीपक थी। जैसे भगजोगनी हुई, तैसे इसकी माँ खत्म हो गई, लोग इसको अभागिन कहने लगा, ठीक ना। इसका नाम मुंशी जी इसको मानो भगजोगनी कहते थे। जैसे ये हुई, ठीक ना, मतलब बेटी का जन्म और माँ का हो गया विदाई, ठीक है। भगजोगनी का जन्म हुआ, जन्म होते ही माँ इसकी क्या हो गई, मर गई, और बेचारी हो गई टूवर। क्या हो गई? टूवर, माँ के दूध से वंचित रह गई, ठीक ना। लेकिन इतनी सुंदर थी कि समझो अंधेरा में ना चांद की तरह चमके, अंधेरे की दीपक थी। आजकल ऐसी सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी होगी। मैं सुंदर क्या लिखना चाहिए, इतना सुंदर थी कि ऐसा सुंदर लड़की आज तक कोई भी कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक ना। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। ये बात कौन कर रहे हैं? लेखक कर रहे हैं, ठीक ना। मैंने उसे देखा था। एक पॉइंट लेके दो कि मुंशी जी की बेटी का नाम क्या था? भगजोगनी। जानिए राइटर, फिर लिख दो, बन रहा पॉइंट। मुंशी जी के बेटी का नाम भगजोगनी था। मुंशी जी की बेटी का नाम था भगजोगनी, ठीक ना। तो भगजोगनी कहता था, रियल नाम तो लेखक ने बताया है। अभाग्यवश उसे मैंने देखा है,
जिस दिन पहले पल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, ठीक ना। पूछ सकता है कि जब लेखक ने भगजोगनी को देखा उस समय उसकी उम्र क्या थी? 11 से 12 वर्ष, 11 से 12 वर्ष। पर एक और उनकी अनोखी सुगराही और दूसरी ओर दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया, ठीक ना। लेखक जब उसको देखे तो एक और देखे इतनी सुंदर थी कि वो मन खुश हो गया। और देखे बेचारी इतनी सुंदर बेचारी कोमल सी फूल जो कि अमीरों में पलती, सोफे पे पलती, मखमल की चादर ओढ़ती, 56 प्रकार का भोजन खाती, वो इस गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही है। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी कहानी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। तो यदि मेरे जगह कोई बड़ा लेखक देखते तो करुणा की धारा निकल पड़ती। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं उसकी गरीबी के भयावने चित्र को अपने हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके, ठीक है। कहता है कि मेरे लेखनी में वो ताकत नहीं है, मतलब इतना गरीबी है देखे जिसको वो लिखने तक का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता, ठीक ना। अरे ये एक सच्ची घटना है, ये कोई फेक घटना नहीं, ये एक सच्ची घटना है। बोला कि मैं भड़कीली भाषा में भी नहीं लिख पा रहा हूँ। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, ठीक है। अरे मैं उसके गरीबी का जितना भी विख्यात करूँ ना उतना कम, इतनी गरीब थी जितना वर्णन किया जाए उतना क्या है, कम है। भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। कहता कि लिख कर ना भाषा में राजमहल का पूरा विख्यात जो लिखा जा सकता, लेकिन गरीबी को नहीं दिखाया जा सकता। आह बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुई थी जो मुश्किल से उनकी लज्जा ढकने में समर्थ थी, ठीक ना। तो 11-12 वर्ष ये वह उम्र है जिसमें लड़की बहुत ज्यादा सज सवर के रहती, ठीक ना, अपने आप सुंदरता को निखारती है। उस उम्र में बेचारी अपने कमर में एक छोटा सा भांगा फूटा चिथड़ा पहनी थी ताकि उसका लज्जा ढक सके, ठीक ना। इतना ही मतलब कि वस्त्र क्या कपड़ा था उसके पास। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिरख कर बड़े डरावने हो गए थे, ठीक ना। तेल जो नहीं मिलता था, बाल इतना डरावना हो गया था, देखेगा तो मतलब कि डर जाएगा, कांटा जैसे हो गया था बाल में। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण तातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था, ठीक ना। वो सुंदर होते हुए भी राक्षसी तरह मालूम नजर आती थी कि बाल बड़े, ठीक, पूरा क्या थे, तेल जो नहीं थे बाल में से करता ना तुमको हाथ में खून बह जाता, कांटा जैसा हो गया था, ठीक ना, तेल के कारण पूरा भयंकर डरावना दिखता था। तो कभी तेल मिलता ही नहीं था। कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी नहीं फबी, ठीक ना। कहता जो तुम्हारी प्राकृतिक सुंदरता जो तुमको भगवान के द्वारा सुंदरता मिला है उसमें तुम कोई श्रृंगार नहीं भी करेगा ना, तुम फिर भी क्या दिखेगा, सुंदर दिखेगा। और यदि तुम अपना बनावटी सुंदरता बनाएगा, ठीक ना, 16 श्रृंगार करके तुम अपना सुंदरता पूरा बना रहा है, तब भी तुम उतना सुंदर नहीं दिखेगा। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उनके कानों में उधर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी ना गूंजा था, ठीक है। शकुंतला का जो चर्चा हुआ यहाँ पे जंगल वाली का, बोला वो दरिद्रता में नहीं पली बड़ी थी, वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, ठीक ना। शकुंतला शांति और संतोष के गोद में पलकर सयानी हुई थी और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्ति कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था, ठीक ना। इतनी गरीब थी बेचारी, कोई तेल नसीब नहीं होता था, साबुन नहाने के लिए नसीब नहीं होता था, इसका सुंदरता कैसे खिलता। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुमताज थी, ठीक ना। खाने के लिए दाने दाने के लिए क्या करती थी, तरसती थी, पहनने के लिए एक बित्ता कपड़ा भी नसीब नहीं होता था। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे, ठीक ना। भला हड्डियों में खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिक सकते। अब उसका जब पूरा देह, हाँ, जब बॉडी हड्डी का ढांचा बन गया था, खांचा बन गया था, उसमें सौंदर्य कैसे दिखता, कंकाल जैसी दिखती थी। उफ,
उस दिन मुंशी जी जब रोकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया, ठीक ना। कहता जब मुंशी जी जब मेरे पास आए, अब रो रो कर जब अपना गरीबी सुनाने लगे, दुखड़ा सुनाने लगे, मेरा कलेजा कांप उठा। कौन करेंगे? लेखक। कहने लगे क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। पिछले दिन जब इसके भैया क्या थे, जिंदा थे, वो दिन जब याद आते हैं तो गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और अखड़ती। एक तो गरीबी हम तो बूढ़े बुजुर्ग झेल लेते, अब ऊपर से ये लड़की पैदा हो गई, ठीक ना, इसको कैसे झेलाएं। कहाँ फिर देखिए इसके सिर के बाल कैसे शुष्क और गोरख धांधली हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर से तो इसका सिर जुआ का अड्डा ना होता। जुआ मतलब ढील, ठीक ना। इसकी माँ होती कम से कम एक ढील जो क्या करती, निकाल देती, वो जुआ का अड्डा ना होता, ठीक ना। उसके बाद दिया है मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुए सूझते नहीं। मतलब कि अब तो मुंशी जी बूढ़े हो गए, उसकी आंखों में ऐसी रोशनी नहीं रही कि क्या हुआ, जुए उसको सूझे, मतलब ढील सूझे, ठीक ना। और तेल तो एक बूंद भी मैस पर नहीं, मतलब तेल का तो नामो निशान नहीं है। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का घोंसला ना बनता। यदि घर में तेल लाता, घर में तेल लगा लो, किसी दूसरा के जाके कंघी करके चोटी बांध लेती, लेकिन ऐसा था कि सिर समझो चिड़िया का घोंसला बन गया। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल 6 मासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है, इसके रूखे सूखे बालों में के नसीब जागते हैं। तो यदि साल 6 महीना साल भर में किसी का बच्चा पैदा हुआ, ठीक ना, तो वहाँ जो है सबको निमंत्रण मिलता है, तो यहाँ एक चुल्लू भर तेल मिलता है, ठीक ना। तो 6 महीना साल भर में किसी का जाके थोड़ा तेल लगाती है। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियां में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उसकी बाट जोहती रहती है, उसके पीछे पीछे लगी फिरती है, ठीक है। अगर गांव के लड़के जब भरपेट खा के, मतलब भरपेट खाना खा लिया, थोड़ा फक्की चना सब ले लिया, ठीक ना, वो खाते खाते घर से निकलते हैं, ये उसके पीछे पड़ जाती है कौन, भगजोगनी, कि थोड़ा बहुत खाने हमको भी मिलेगा। मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है, 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो उसकी डीठ लग जाने के भय से घरवालियां दुरदुराने लगती है। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयां करूं भाई साहब। तो ऐसा होता है गाँव घर में, ठीक है ना। तुम खाने पीने के समय किसी का पहुंच जाएगा ना, वो सोचेगा थोड़ा सा इसको भी खाने देते ना, तो टुकुर टुकुर देख रहा है, इसका नजर लग जाएगा, ठीक ना, होता है ना। थोड़ा सा खाने देते ना तो नजर लग जाएगा, ढेठ लग जाएगा। इसी तरह भगजोगनी करती थी, उसको पता था कि इतना बजे खाता है, इतना बजे खाता है, खाने पीने के समय में किसी के यहाँ भी पहुंच जाती थी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा खाने हमको दे, ऐसे अपना जीवन यापन करती थी। किसी की 2 मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन का फाटा आंचल भी तो नहीं। तो यदि कोई 2 मुट्ठी भीख दे दे तो छोटा सा दुपट्टा भी नहीं है, कैसे भीख लेगी, ठीक ना। इतना ज्यादा ये गरीबी थी। इनकी छोटी अंजुलियों में ही जो कुछ अटपटा था, इसको अंजुलियां कहा जाता, ठीक ना, इसको उंगलियां, इसको अंजुलियां, यहाँ जो हल्का आटा आटा, उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती थी। कभी एकाध फंका चना चबेला मेरे लिए भी ले आती, उस समय हृदय 2 टुक हो जाता। तो कभी बेचारी थी ना, 1-2 मुट्ठी चना चबेला में चबाने के लिए मेरे लिए भी ले आती थी। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती, बाबूजी भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमान कहता हूँ, जी चाहता है कि गला फांसी लगाकर मर जाऊं, किसी कुएं या तालाब में डूब कर मरो। अरे किसी दिन भर दिन लोगों के घर घर घूमती थी और कोई भी कुछ भी खाने के लिए नहीं देता। होता है लोग कितने देगा तुम रोजे खाने, ठीक ना। तब शाम में आके कहती थी कि बापूजी कुछ खाने को दो, तो इसका ऐसा मन करता था फांसी लगा कर मर जाए, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची का ये भरण पोषण नहीं कर पाते थे। या मन करता था कुआं तालाब में जाके मर जाऊं। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर रखने वाला इस दुनिया में है ही कौन, ठीक ना। मैं मर जाऊं इस दुनिया में कौन है, ठीक ना। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कुट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परिवेश कर ही लेती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल से इस लड़की को हथेली पर फूल बनाए रखते। अरे यदि इसकी माँ जिंदा होती तो जैसे मतलब कहीं ठीक ना, चौका बर्तन करके इसकी भरण पोषण कर लेती। अगर बड़े भैया यदि जिंदा होते इसको तो फूल की तरह रखते, ठीक ना, कोमल फूल की तरह इसको रखते। जरूर ही किसी राय बहादुर
के घर इसकी शादी करते, अरे बड़े भैया रहते, बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ, राय बहादुर के यहाँ इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इस बुरे दिन की मुतलक खबर ना थी। वो अंधाधुन कमाई करते थे, ऐसा दिन गुजारे, कभी आगे के बारे में नहीं सोचे कि कोई काम धंधा नहीं करेंगे आगे तो क्या होगा, ठीक ना। अब जाके अफसोस हो रहा है। वे भी ऐसे खराज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खुरमुहरा ना छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक एक छप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर भी कोई रहम देने वाला नहीं, उल्टे सब लोग ताने जनी के तीर बरसते हैं। मतलब वो इसका बड़को भैया इतना खर्चालू था, ठीक ना, कि जो कमाया अपनी जवानी में ही फूक डाला, 1 टका भी नहीं छोड़ा, ठीक ना। और बाकी गांव घर से अपना कर्जा ले लिया कि आज ये जो है ना कर्ज मांगने जाते हैं, लोग ताना मारता है कि तुम कहाँ से चुकाएगा, कोई कर्ज नहीं देता है, ठीक ना। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग चलता था, ठीक ना। तो एक ऐसा समय था कि भाई साहब के पेशाब से क्या चलता था, चिराग चलता था, मतलब ऐसा अमीरी था। उसके बाद आज ऐसा हो गया क्योंकि मोमबत्ती की तरह धुल धुल कर जल रही है हम। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैर पड़ा, यहाँ तक कि बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में से मेरी लड़की की खड़ी करके देख लीजिए, सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो अपने लड़के की शादी मत कीजिए। इसके शादी के लिए बहुत जगह गए, सबसे गिड़गिड़ाए, पैर पड़े, ठीक ना। कहता यहाँ तक बोले बड़का अमीर घर का लड़की खड़ा कीजिए, मेरी लड़की खड़ा कीजिए, तो इससे जरा सुंदर कोई दिख जाए तो हमको आप कहिएगा। तब भी कोई नहीं माना, किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है, लड़के की माँ ऐसे गरीब घराने में शादी नहीं करेगी, जिसमें ना सास है, ना साला, ना बारात की खरीदारी करने की हैसियत, ठीक ना। बोला नहीं सास है, मतलब लड़की का भाई तो नहीं, लड़की की माँ तो नहीं है, नहीं साला है, मतलब लड़की का भाई भी नहीं है, उसके बाद ना हैसियत है, पैसा कौड़ी भी नहीं है, ठीक ना। हमारा खानदान बिगड़ जाएगा, ठीक है, हमारा खानदान क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम भी शादी नहीं कर पाएंगे। बोला हमारे लड़के को बहुत तिलक मिल रहा है, ठीक ना, तो हम शादी विवाह नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें दिया है, महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर भी कुढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया कि तरफड़ा भी नहीं सकता, ठीक ना। कहता है जो समय कुदाल पारता है, ठीक ना, उसका भी तिलक का चार्ज है 500,000 टका। उस समय 500,000 टका बहुत वैल्यू था, ठीक ना, बहुत वैल्यू था। अभी का 5 लाख समझो कि उस समय का 500,000 टका एक जमाने का। तब का कहानी है 1893 का कहानी है ना, ठीक है। तो उसी का आसपास का कहानी है। उसके खत्म होगा तब न रे, बस थोड़ा लास्ट पेज है, 5 मिनट में खिंचा जाएगा। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझ जाते हैं, और गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। कहता है कि जब अमीर से अमीर आदमी अपने लड़के को बेचता है, अपने लड़के को बेचता है, तिलक लेना मतलब समझो अपने लड़के को बेच देना, लड़के को बेच देना, वो समझो बहादुरी कहलाता है। क्या कहलाता है, बहादुरी कहलाता है। जब कोई गरीब आदमी किसी अनाथालय में जाके कहीं जाके अपनी लड़की को बेचता है तो वो कमीनापन कहलाता है, ठीक ना। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इसकी काफी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर आराम से कट जाती। कहता यदि मैं इसको बेच देता, हल्ला मत करो, हो गया 5 मिनट और, ठीक ना, कि इसकी जिंदगी ऐसी कट जाती कि मैं आराम से ऐशो आराम का जीवन जी सकता था। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी ना लूंगा, चाहे यह कुंवारी रह जाए या सयानी होकर मर जाए। लोग हंसे लेकिन मैं इसको नहीं बेचूंगा, ठीक ना। सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बंधती रुकी नहीं। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती, ठीक ना। बोला यदि कुछ अमीर घर में होती तो पूरा क्या हो जाती है, खाना पीना बढ़िया मिलता, कम उम्र में ही जवान दिखती। हमारे यहाँ है कि अधिक उम्र में भी ये बच्ची दिखती है।
अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, ये सब कहानी जो ना मुंशी जी लेखक को सुना रहे हैं। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा के ने निकम्मा कर छोड़ दिया। अब मेरे पछतावे के आंसू में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं, ठीक ना। मुंशी जी को कौन कौन सा बीमारी था? मोतियाबिंद था, गठिया था और दम्मा था। यहाँ लिख लो एक पॉइंट, ठीक ना। मुंशी जी को मोतियाबिंद, हल्ला मत करो, बोले 5 मिनट रुको, आधा पेज और बचल है। मुंशी जी को मोतियाबिंद होता आंख में, ठीक ना। मुंशी जी को मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा का बीमारी था। बीमारी में हर्षी का होगा, दीर्घी का होगा रे, देख लो जो भी लगा लो। अब मेरे पछतावे के आंसू भी ईश्वर को नहीं पिघलाते हैं। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके हाथ शादी करने का वादा किया है। पता क्या, सबका हाथ पर पड़ा, ठीक ना। तो कोई एक साहब थे जो कि वादा किए, चलो हम इसका शादी करवा देंगे, हम इसका शादी करवा देंगे। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झंझरी नैया को पार लगाने देते हैं, ठीक ना। कुछ गांव के लोग होते हैं जो कि भड़काते हैं, ठीक ना, तो उसको भी भड़का सकते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल की, ठीक ना। लड़का कितना साल का है? 41-42 साल का, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपने इस राज को किला को, ठीक ना। लड़का कहा 41-42 साल का, लड़की मुश्किल से होगी 15-16 साल की, ठीक ना। लड़का 41-42 साल का, लड़की 15-16 साल की। बोला इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। मतलब समझा यहाँ पे, वो जो लड़का जिससे शादी होगा उसकी एक पहली शादी हो चुकी है, ठीक ना। उस लड़के का पहला शादी हो चुका है और उसकी बीवी मर चुकी है, ठीक ना। उसके बेटे बेटी भी हैं, ठीक ना। उसके बेटे बेटी भी हैं, उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। अब वो दूसरा शादी करेगा और उसका दूसरा शादी होता है भगजोगनी से। किससे होता है? भगजोगनी से। इसके बाद मुंशी जी का गला रूंध गया, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बिठाकर फुट फुट कर रोने लग गए। भगजोगनी को अपने गोद में बिठाकर क्या करने लगे? रोने लगे। और यह अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। अरे हल्ला मत करो, लेखक बोले कि मैं बहुत प्रयास किया लेकिन उसको कुछ आश्वासन नहीं दे सका, ठीक ना, नहीं दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना इकट्ठा नहीं होता, ये हट्ठा नहीं होता। मुंशी जी के दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें। जब मुंशी जी ऐसा कहानी की है, ठीक ना, तो लेखक अपने बहुत से दोस्त से क्या के विनती की कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो, बहुत सुंदर कन्या है, गरीब है लेकिन बहुत सुंदर है, लेकिन कोई भी नहीं किया। किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी कर दी जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ा अवस्था के रहुए मित्र ने भी क्या कर दी? नहीं कर दी। आखिर वही महाशय डोलाकार कर भगजोगनी को अपने घर ले गए, ठीक ना। वही 41-42 साल का आदमी क्या किया, इसको अपने घर ले गया और वही शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा, ठीक ना। बेचारे मुंशी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। अरे आपने बोझ तो उतार लिया, मैंने बेटी का विवाह जो है उस व्यक्ति से कर दिए, ठीक ना, वही समझो कि आधे उम्र की व्यक्ति से, ठीक। लेकिन जब अब जो है कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह चल गई। साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गए, ठीक ना। बेटी का शादी किया हुआ 1 साल भी नहीं हुआ और इसका भी हो गया जय हिंद जय भारत, टन बोल गए।
गांव वालों ने गले में घड़ा बांध कर नदी में डुबा दिया, ठीक ना। इसको जलाया भी नहीं, तो जलाता तो भोज भात करना पड़ता, पैसा कहा था, ठीक ना। क्या किया, नदी में डुबा दिया, गले में जो गला क्या किया, घड़ा बांध दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है, ठीक ना। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है, ठीक ना। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, क्योंकि उसका पहला पति जो कि उससे शादी हुआ, तो ऐसे समझो जब भगजोगनी 41-42 साल की हुई होगी, ठीक ना, उसका पति 80-85 साल का हो गया होगा, और वो अब इस संसार में नहीं है। उसका दूसरा पति उसका सौतेला बेटा था, ठीक ना। तो यहाँ एक पॉइंट लिख लेंगे, ठीक ठीक ना। कि देखो, तो भगजोगनी जो है उसका सौतेला बेटा क्या, उसका पति जो था, उसका पहला बेटा था ना, पहली पत्नी का बेटा था, तो भगजोगनी का क्या कौन कहलाएगा, सौतेला बेटा कहलाएगा। उसका दूसरा पति सौतेला बेटा है, उसको अपने ही सौतेले बेटे से शादी करना पड़ गया, ठीक है ना। लेकिन भगजोगनी का कैसा था कहानी रे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी, पूरा गरीबी का बखान करती है, ठीक ना। भगजोगनी का दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है, ठीक ना। तो इसका देखो क्या करेंगे, पहले इसका 2 वीडियो और अपलोड होगा, इसमें खत्म हो गया पूरा। एक होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक ना, जिसमें 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, और एक होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, समझ गया ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।